तो तुम जाओगे कहोगे कि भाई ये उज्ज्वला वाला चूल्हा है, आप ले लो। अब आज अगर कोई किसी को बोलो कि उज्ज्वला वाला चूल्हा ले लो तो आपको खींच के चप्पल निकाल के जड़ देगा। अब पूछे क्यों? क्योंकि उसको मिर्ची लगी हुई है, 1000 रुपए का वो खरीद नहीं सकता और तुम उसको उज्ज्वला की बात करोगे, क्या करेगा बताओ? ठीक है, आप तो भाई BMW में चलते हो, आप अगर 15-20 मिनट के लिए कहीं खड़े हो जाते हो तो पूरे भारत की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है, पूरा भारत ही खतरे में आ जाता है। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो आपके सांसद विधायक अब वोट मांगने जा रहे हैं उनको कहिए ना कि उज्ज्वला का नाम लेकर के, भाई तुमको उज्ज्वला दिया था, हमको वोट दे दो। तो वोट तो बाद में देगा, पहले फटा हुआ जूता घर में से लाएगा और मारेगा। लठ भी मिला तो छोड़ेगा नहीं, सर फोड़ देगा। कहने का अर्थ यह है नरेंद्र मोदी कि आप अगर पुराने देते नहीं थे या कम देते थे या जो भी था वो लोग लेते थे, लेने की कोशिश करते थे, लेकिन आज आप दोगे तो भी कोई लेने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने उज्ज्वला का उदाहरण दे दिया, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। और यही हाल हर नागरिक का है भारत में। आप उसको दो, वो कहे, वो हाथ जोड़, आप कुछ देने लगोगे तो हाथ जोड़ कर कहेगा मोदी जी मत दीजिए, मोदी जी मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, आप बहुत अच्छे हैं, मैं कहता हूं आप मुझे मत दीजिए। क्योंकि उसे पता है कि अगर आप दे दिए तो फिर उसकी किडनी निकाल लोगे, आप आपकी वो आंखें निकलवा लोगे, आप पता नहीं क्या क्या ले लोगे, वो उसे पता है। इसलिए वो कहेगा कि आप मोदी जी मत दीजिए। और वैसे भी देश अब आपसे हाथ जोड़ चुका है, मोदी जी आप कुछ मत दीजिए, बस आप गुजरात चले जाइए, और यही मांगता है आपसे देश। खैर, मैं उनकी तरफ से आपसे कह दे रहा हूं, आप भी समझ लीजिए। एमडी अकरम कहते हैं कि आप अंदर की बात बता रहे हैं सर, जो अभी तक वाजपेयी के नेता और उड़ान कद्दू को नहीं मालूम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले तो एकदम से क्या है, मतलब बोले इट्स न्यूट, कहने का मतलब उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है, वो तो खा गए, उसमें भूसा उसा भर दिया लगता है। भारत की गरीब जनता कमर तोड़कर रख दी मोदी सरकार ने। और विपिन मंडल सुपौल, विपिन, हमने 3 महीने में से सिलेंडर नहीं भरवाया है। विपिन जी लिख रहे हैं कि मैंने 3 महीने से सिलेंडर नहीं भरवाया है। अब विपिन से कोई जाएगा, बोलेगा आपका भाई चाचा होगा, उसको बोलिए थोड़ा उज्ज्वला ले ले, तो वो बोलेगा पहले आज तू तेरी ठुकाई कर दूं, फिर तू मुझे उज्ज्वला देना। नरेंद्र मोदी ये है। अच्छा, ये सब बातें क्यों कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? मैंने कहा ना कि नरेंद्र मोदी का कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। ये चिढ़ा रहे हैं लोगों को। ये लोग अपने जब वो वर्चुअल रैली करते हैं तो उसमें उज्ज्वला की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, उसकी बात, वो जानते हैं नहीं करें। और दूसरी बात, वो अपने असली मुद्दे, अगर चुनाव नरेंद्र मोदी को जीतना होता तो पाकिस्तान कम से कम कश्मीर में हमला कर चुका होता, 2-4 गोले छोड़ चुका होता, थोड़ी इधर उधर उधम मचा चुका होता, कुछ आतंकवादियों को भी भेज चुका होता, कुछ न कुछ खुराफात कर चुका, नहीं कर रहा। चीन कुछ न कुछ छोटा बहुत, क्योंकि चीन भी इनका भाई है नरेंद्र मोदी का, तो इनसे ही मिला हुआ है, तो चीन भी कुछ न कुछ और बड़ा काम कर चुका होता और फिर नरेंद्र मोदी उसे दिखाते में, मतलब नरेंद्र मोदी को जीतना होता तो और भी बहुत से तरीके हैं जिसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी कर लेते, नहीं कर रहे हैं। देखो, मैंने कहा कि हर चुनाव के 6 महीने के अंतराल में, 6 महीने पहले, बाद में नहीं, 6 महीने, 3 महीने से लेकर 6 महीने के पहले, हर चुनाव के पहले आतंकवादी घटनाएं हुई, दंगे हुए, फसाद हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, कोई ना कोई बवाल हुआ और उस बवाल के नाम पे मोदी ने वोट मांगा। इस बार कुछ नहीं करवाया। मैं इंतजार कर रहा था नरेंद्र मोदी दंगे कब करवाएंगे, नहीं करवाया। मैं इंतजार कर रहा था पाकिस्तान हमला कब करेगा, नहीं करवाया। मोदी जी ही नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें चुनाव नहीं जीतना है। चुनाव जीतना होता तो वो सब करते, उन्हें चुनाव नहीं जीतना है, ये तो तय है। इसीलिए वो नमक, क्या कहते हैं, आपके जले पर नमक डाल रहे हैं। और नमक ऐसा नहीं नमक डाल रहे हैं, नमक में मिर्चा मिला करके आपके जले पर डाल रहे हैं, आम आदमी के जले पर। अब ऐसे बताया ना कि किसी को उज्ज्वला की बात करेंगे तो वो क्या करेगा बताओ। और जानबूझकर अब तीर पर तुक्का ये कि जानबूझकर कोरोना पीरियड की बात छेड़ रहे हैं, जब लाशें, मतलब अभी उसको आगे बताएंगे आपको। तो विपिन जी और एक बार लिखे हैं
कि बात करें बिजली की, तो बिजली तो हर महीने अनाप शनाप मोदी सरकार के अनाप शनाप बिजली बिल, सही बात है, बिल इतना मांगा जाएगा कि सब सामने से हाथ जोड़ेगा, भाई मुझे बिजली नहीं चाहिए तो रहने दे भाई, मैं अंधेरे में रह लूंगा, और रह ही लेगा भाई। जब बिजली का बिल देने को नहीं रहेगा तो क्या कहेगा, अंधेरे में ही रहेगा ना, बोलेगा नहीं भाई माफ कर दो मुझे, मैं अंधेरे में ही रह लूंगा। यह है मोदी का विकास, मोदी देंगे। अब चलिए, डीजल उपलब्ध है, अगर नरेंद्र मोदी का है सब जगह, देखिए पहले डीजल का शॉर्टेज भी होता था, उपलब्ध है तो उपलब्ध तो है, लेकिन खरीदने के लिए पैसा कहां किसके पास, 100 रुपये डीजल कौन खरीदेगा। तो अब बेचारा डीजल भी नहीं चला, पहले तो क्या बिजली नहीं आती थी तो डीजल चला के काम कर लेता था, नहीं ट्रैक्टर लगा करके उससे ही काम चला लेता था, बिजली की जगह इन्वर्टर वगैरह और दूसरे माध्यम को, आज वो उसको नहीं कर सकता। हरिओम मीना लिखते हैं बीजेपी की तो गई, मोदी जी भी गए, वो जाने के, मोदी जी नहीं जाने वाला है, वो षड्यंत्रकारी है, वो सत्ता अपने हाथ में रखेगा, लेकिन उसे तो निपटाना किसको है, क्या बोलते हैं उसको, योगी जी को। और वो वहां है ना एस के सिन्हा, ए के सिन्हा कोई है, कोई शर्मा, उसको लगा रखा है वहां। तो अकरम जी लिखते हैं जब मोदी की राष्ट्रपति बनने ही जो काम का सिग्नेचर नहीं करना चाहिए उसको भी पूरा कर देंगे और चाइना हमारे सिर पे बैठेगा। बिल्कुल सही बात है। देश के साथ नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, दुनिया के पूंजीपतियों के साथ मिलकर के। अगर आपको समझ में आए मेरी बात तो देश बचाओ। देश बचाने का एक ही तरीका है कि उनको हटाओ, उनको हटाने का एक ही तरीका है उनके खिलाफ वोट करो, दूसरा तो कोई तरीका है नहीं। और कम से कम इस समय इन 5 राज्यों में अगर नरेंद्र मोदी मतलब भारतीय जनता पार्टी, जबकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और वो काली टोपी लाल चड्डी वाले वो चाहते हैं कि हार जाएं। हार इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें योगी ज्यादा खतरा लग रहे हैं, चुनाव जीतने से ज्यादा योगी से ज्यादा खतरा है। 15 लद्दाख की तरह और सब भी जुमला, 15 लाख की तरह और भी सब जुमला, बिल्कुल सही बात। तो दोस्तों अब आगे आते हैं अलग पॉइंट पे। समस्या पैदा करो, नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कांग्रेस के लिए कि समस्या पैदा करो और समेट लो, यानी समस्या पैदा करके कांग्रेस जो थी समस्या पैदा करती थी और उस समस्या के बहाने से लूटती थी, नरेंद्र मोदी का कहना है। और मेरा कहना है कि आपने तो बिना समस्या के ही पूरा देश लूट डाला पहले 6 साल में, बाद का बचा दो कोरोना पीरियड, उसमें भी जमकर लूटा। अब नहीं लूटा तो अडानी अंबानी इतने ऊपर कैसे गए, और उस काल में गए जब लोग नौकरी छोड़ दिए। अब एक बात बताओ, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आपका वहां से लोग वर्कर बाहर आ गए, उनकी नौकरी छूट गई, वो घर चले आए और उस फैक्ट्री का मालिक खरबपति हो रहा है, वो जो है विश्व का दूसरे नंबर पे, उसकी फैक्ट्री बंद है और उसका धन बढ़ता जा रहा है। तो आखिर कैसे, इस राज को बाद में बताएंगे, अभी थोड़ी देर बाद कैसे उसको भी बताएंगे। तो दूसरे मुद्दे पर चलते हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि ओवैसी को सुरक्षा ले लेनी चाहिए, लेकिन ओवैसी सुरक्षा लेके क्या करेंगे, क्योंकि ओवैसी की आपकी मिलीभगत है, आप ओवैसी भी जानता है, आप भी जानते हो, ये तो सब ड्रामा था। आपको ये भारतीय जनता पार्टी का खेल था और ओवैसी उसको अच्छी तरह जानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, तो लेकर सुरक्षा क्या करेंगे। ओवैसी को तो पता है ना कि उनको कोई खतरा नहीं है, ये तो एक मेलोडियस ड्रामा था, क्रिएशन था, तो इसलिए वो लेने की जरूरत नहीं है, वो लेंगे नहीं। आप देश को बरगला रहे हो, बहका रहे हो, उनको खतरा, उनको कहां खतरा है, खतरा है आपसे, और आप उनके साथी हो, तो खतरा कहां से है। खतरा तो दूसरों को होना चाहिए, जो आपके विपक्ष में बोलते हैं, खतरा तो हम जैसे लोगों को होना है, जो हम आपके विरोध में बात करते हैं, उनको खतरा कहां से है, कैसे है।
आप खुद ही समझ लो, सवाल ही नहीं उठता उनको खतरा है। तो उनको यह बात ओवैसी को भी पता है कि उन्हें खतरा नहीं है, तो क्यों लेगा? उसे पता है मारोगे आप भी, बचाओगे आप भी, उसे पता है। तो क्यों वो एसपीजी की का खर्चा और एसपीजी का अपने सर पे बिठा के रखेगा, उसके जरिए आप उसकी और भी निगरानी करोगे, उसके घर में तक घुस जाओगे। तो वो समझदार है, वो पढ़ा लिखा है, एलएलबी किया है शायद ओवैसी ने, वो आपके जाल में नहीं फंसेगा, आपका ही आदमी है, उसे पता है, क्यों करेगा? दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने संसद में एक और मजेदार शायरी के जरिए कुछ कहने की कोशिश की। उन्होंने कांग्रेसियों पर उठाया कि कांग्रेसियों के लिए कहा कि दिन को रात कहें तो मान लो, वरना दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। मतलब वो कहने का अर्थ यह कि कांग्रेसी जो कहेंगे वो मान लो, नहीं तो वही करेंगे, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने दूसरी लाइन में लिखा था, कहा है कि उन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईना भी तोड़ देंगे। ये कांग्रेसियों के लिए कहा गया है, लेकिन मैं खुद ही नहीं समझ पाया कि ये कांग्रेसियों के लिए है कि नरेंद्र मोदी ने अपने लिए कहा है। तो ये इसका कुछ भी मतलब नहीं निकलता। कांग्रेसी कहां से आईना तोड़ देंगे? आईना भी आपका है, सरकार भी आपकी है, सब कुछ आपके हाथ में है। आईना तोड़ो या आईना ही गायब कर दो, या फिर आईना घर ही बेच दो। वो तो तोड़ ओड़ देंगे, फिर से बनाएंगे, लेकिन आप तो बेच दोगे, तो खतरा आपसे ज्यादा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी अहंकार नहीं गया। यह कांग्रेसियों के लिए कहते हैं कि इतने चुनाव हारने के बाद अहंकार नहीं गया। नरेंद्र मोदी जी, इतने लोगों की जान लेने के बाद, इतने लोगों के मारने के बाद आपका पेट नहीं भरा, आप दूसरे के अहंकार की बात कर रहे हो। कोरोना काल में कांग्रेस ने बहुत बड़ा पाप किया। कोरोना काल में कांग्रेस ने बहुत बड़ा पाप किया। अब कोरोना काल का जिक्र, यहीं से बात शुरू होती है मेरे दोस्त, कि कोरोना काल का जिक्र नरेंद्र मोदी ने क्यों किया। कोरोना काल पर मैं आगे पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। उसके पहले छोटी छोटी और बातें जो कुछ नरेंद्र मोदी ने कही, उसको बता देता हूं। भारत, उन्होंने कहा कि भारत कांग्रेस से तंग आ चुकी है। नरेंद्र मोदी जी, 70 साल में भारत को अगर कांग्रेस ने तंग किया है, तो आज देश की मानसिकता बन चुकी है, बन रही है, या बनेगी, या बनकर रहेगी। आपने जो 8 साल में देश के साथ किया है, लोग फिर से कांग्रेस को अपनी मजबूरी मानने लगे हैं। मजबूरी, उनके पास कांग्रेस के साथ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर कांग्रेस 70 साल में जो किया देश के साथ, देश के लिए, उस सब को आपने बेच डाला 7 साल में, उस सब को बर्बाद कर दिया आपने 7 साल में। कैसे देश नहीं सोचेगा नरेंद्र मोदी? देश तो आगे मजबूर होगा। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं नरेंद्र मोदी जी, देश अब मजबूर होगा कांग्रेस के साथ जाने के लिए। मैं कहता हूं एक थर्ड पार्टी, मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं आज नहीं तो कल पूरा देश कांग्रेस के साथ खड़ा होगा, और वो सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि अब देश को लगने लगा है कि देश अगर आपके साथ, आपका साथ दिया, आपके हाथ में रहा, तो देश ही नहीं रहेगा, बिक जाएगा। आपने यह साबित कर दिया है। तो अब कांग्रेस का रोना तो बंद ही कर दो तो अच्छा है।
अगर कांग्रेस 1% देश के लिए हानिकारक थी तो आप 100% देश के लिए हानिकारक हो। अगर 100% कांग्रेस देश के लिए हानिकारक थी तो आप 10,000% देश के लिए हानिकारक हो। तो कहां जाएगा देश? अगर या तो देश अपने लिए एक विकल्प तैयार करेगा और या तो देश टूटा फूटा जो विकल्प है उसको मजबूत करके उस विकल्प को अपने लिए तैयार करेगा। आगे कांग्रेस जो होगा देश में वो लोगों का कांग्रेस होगा। लोग खुद कांग्रेस को बनाएंगे, लोग खुद कांग्रेस से जुड़कर और कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। लोग मजबूर होंगे, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। यह मेरा प्रेडिक्शन है। आपसे बचाने के लिए भारत को, नरेंद्र दामोदर दास मोदी से इस देश को बचाने के लिए एक दलाल गुजराती से जो देश बेचना चाहता है, उससे बचाने के लिए पूरे देश के सामने एक ही विकल्प बचेगा, वो है कांग्रेस। और उसको जाना ही पड़ेगा और लोग जाएंगे। मेरी बात लिख करके हर आदमी रख ले, आप रख लो, सब रख ले, कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि इतने जल्दी, क्योंकि आपने इन 7 सालों में, 8 सालों में जो देश का हाल किया है, वो 70 सालों में उतना बर्बाद देश को कांग्रेस ने नहीं किया है। तो अब अगले 1 साल 2 साल में कोई किसी में इतनी कुवत नहीं है जो एक नरेंद्र मोदी और भाजपा का विकल्प तैयार कर सके। तो क्या करेगा? टूटा फूटा जो भी आधा अधूरा जिस भी हालात में कांग्रेस है उसका साथ देगा, उसके साथ जाएगा, उसके साथ खड़ा होगा और आपसे लड़ेगा, आपसे देश को बचाएगा। यह होगा। मैं थर्ड पार्टी हूं, मेरे से किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी पार्टी से, आपसे, वो से, और आपसे नरेंद्र मोदी आपकी पार्टी में आपसे ज्यादा मेरे मित्र हैं। आपने तो सारे अपनी पार्टी को भी अपना दुश्मन बना दिया। आपके सारे सांसद खोल दो, कोई प्रतिबंध मत लगाओ, देखो आपके बारे में क्या बोलते हैं। आपकी पार्टी में आपसे ज्यादा मेरे मित्र हैं। लेकिन मैं भी जानता हूं और उन्हें भी अब धीरे धीरे पता चलने लगा है, वो भी बोलेंगे, वो भी सामने आएंगे, क्योंकि पता चल गया है कि आप एक व्यापारी हो, आप एक गुजराती हो। जैसा आपने कहा था, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, तो आप गुजराती हो, आप एक व्यापारी हो और इस देश का आप व्यापार कर रहे हो। आपकी पार्टी के लोगों को बात अब समझ में आने लगी है। जिस दिन सतपाल सिंह की तरह जिस दिन लोग मुंह खोलना शुरू करेंगे नरेंद्र मोदी, आपको गुजरात के अलावा कहीं जगह नहीं मिलेगी। और यह सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात की क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि आप दूसरे के हाथों में दोगे नहीं, आप दूसरों को आगे आने दोगे नहीं। आप गुजराती और अपने आप के अलावा भारतीय जनता पार्टी किसी को मानते ही नहीं, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? जिस तरह से सारी पार्टियों को छोड़कर, दूसरी पार्टियों को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर सब पलायन करके आपके पास गए थे, आपके साथ गए थे, आप में मसीहा ढूंढ रहे थे, आपसे अच्छी उम्मीद किए थे, उसी तरह जिस तरह से उनका उम्मीद टूटा है, देश का सपना टूटा है, देश से के साथ धोखा हुआ है, वो एक बार फिर वापस कहां जाएंगे? कांग्रेस के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। It's a third person. I don't have any interaction in politics. मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आप तो मेरी जांच वांच करवा के जेल वाल भेज के देख चुके हो। आज थर्ड पार्टी में कहता हूं नरेंद्र मोदी, लोगों के पास कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। आपने ऐसी स्थिति ला दी है देश में, लोगों को मजबूर कर दिया है।
आगे कुछ बातें। तो दोस्तों, तो कोरोना काल के कांग्रेस के पाप की चर्चा अंतिम पैराग्राफ में करेंगे। भारत कांग्रेस से तंग आ चुका है, उसके बारे में आपको बता दिया। महंगाई के लिए कांग्रेस और चिदंबरम जिम्मेदार हैं। नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि महंगाई के लिए कांग्रेस और चिदंबरम जिम्मेदार हैं। अच्छा हुआ आपने थोड़ा और पीछे जाकर के नेहरू को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। बहुत सी चीजों में आपने नेहरू को जिम्मेदार ठहराया है, वैसे महंगाई के लिए भी आपने जिम्मेदार ठहराया है। आपने उनका भी उदाहरण दिया कि लाल किले से बोले थे कभी नेहरू जी की अगर कोरिया में कुछ होता है, अगर अमेरिका में कुछ होता है तो उसका असर भारत के महंगाई पे पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी, दुनिया में चाहे जो हो रहा है, भारत में दुनिया से भारत कट चुका है। दुनिया में जो भी होने दो, विकास होने दो, नीचे जाने दो, ऊपर जाने दो, उसका उदाहरण तेल है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम घटा, भारत में तेल का दाम बढ़ा। कहां? अब तो दुनिया का भी असर भारत में नहीं होता। बढ़ना है तो बढ़ना है। पहले महंगाई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार होती थी। आज महंगाई नरेंद्र मोदी की जुबान पे चलती है, नरेंद्र मोदी के इरादों पे चलती है, नरेंद्र मोदी की जरूरत के अनुसार चलती है। कैसे बताइए, बताऊं? नरेंद्र मोदी, चुनाव चल रहा है, अब आप खुद ही बता दो, अगर नंगई ना करो तो साफ साफ बताओ संसद में कल कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम बढ़ा भी है, फिर भी महीने भर से कोई तेल का दाम नहीं बढ़ा भारत में। क्यों? अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम घटने के बावजूद बढ़ता था, लेकिन इस समय नहीं। मतलब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम बढ़ रहा है, फिर भी भारत में घट रहा है। क्यों? क्योंकि चुनाव है। यानी महंगाई, पहले नेहरू ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों के उतार चढ़ाव या अंतरराष्ट्रीय देशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं होती हैं वो हमारे यहां के मूल्य सूचकांकों, महंगाई को प्रभावित करती है। सही कहा था, लेकिन यहां तो उल्टी बात है। यहां तो महंगाई सिर्फ नरेंद्र मोदी जब चाहेंगे तो बढ़ जाएगी, जब चाहेंगे तो घट जाएगी। और चाहेंगे कब? जब चुनाव आएगा तो घट जाएगी, जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो जो जितने पीरियड में घटी है उसका दोगुना उस पीरियड में बढ़ जाएगी। यानी महंगाई भी अब, अगर आप आरोप नेहरू पर लगाए, अगर आप कांग्रेस पर आरोप लगाए, तो उस आरोप में आप आरोपी साबित हो गए नरेंद्र मोदी जी कि तब कम से कम अंतरराष्ट्रीय बाजार से के कारण महंगाई बढ़ती थी, अब तो सिर्फ आपके कारण महंगाई बढ़ती है और घटती है। आप चाहो तो महंगाई, आप चाहो तो घट जाएगी, आप चाहो तो बढ़ जाएगी। खैर, ये तो छोटी बात है। आतंकवादी हमले, सांप्रदायिक दंगे, सब आपकी मुट्ठी में है। जब आप चाहो सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे, जब आप चाहो अंतरराष्ट्रीय हमले हो जाएंगे। चीन हमला कर देगा, पाकिस्तान हमला कर देगा, गोला छोड़ेगा। अभी आपको जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर मोदी को चुनाव जीतना होता तो अब तक तो पाकिस्तानी गोले छोड़ चुका होता, हमले हो चुके होते हैं। इसका मतलब नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतना ही नहीं है। और आपने यह साबित भी कर दिया, आपने संसद में कोरोना की बात छेड़ करके आपने यह साबित कर दिया कि आपका इरादा क्या है। आप यूपी सहित 5 राज्य हारना चाहते हो, और यूपी, दूसरे राज्य तो चलो जो भी होगा होगा, लेकिन यूपी हारना चाहते हो क्योंकि आप योगी को निपटाना चाहते हो। अब ये बात योगी कब समझेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि अभी तो संपर्क में नहीं हूं, मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं योगी जी समझ रहे हैं बात को। वैसे योगी जी को इतना मत समझो, आप षड्यंत्र करके योगी जी को नहीं जीत सकते, ये मैं जानता हूं।
आप षड्यंत्र करोगे, इधर उधर करके चुनाव हार जाओगे, चुनाव हार करके उनकी राजनीति पलटने की कोशिश करोगे, नहीं होने देंगे। योगी जी बगावत कर देंगे, अपनी सरकार बना लेंगे, आप दूसरे की सरकार बनवा देंगे, आपसे भिड़ जाएंगे। वो अच्छी तरह आपको जानते हैं, मुझसे बढ़िया, मैं तो जानता ही हूं, मैं जानता ही हूं उनके कारण हूं, तो आप, वो मुझसे अच्छी तरह आपको जानते हैं नरेंद्र मोदी जी। आपके षड्यंत्र को मैंने योगी जी की आंखों में पढ़ा है, अच्छी तरह जानते हैं। आप नहीं निपटा सकते, कोशिश कर लो आप, योगी जी को नहीं निपटा सकते, ये तो तय है। सरकार चाहे किसकी भी बनेगी, आपकी नहीं, आपके षड्यंत्र की नहीं होगी, आप सफल नहीं होंगे, कर लो। तो चलिए, वही बात मैंने कहा कि नेहरू ने कहा था महंगाई पर विदेशों की घटनाओं का असर पड़ता है। आपने, नेहरू ने लाल किले से कहा था, आपने लाल किले से पता नहीं क्या क्या कहा था, उसको अगर बोलने लगेंगे तो 10 दिन बोलेंगे, वो छोड़ दीजिए। नेहरू ने कभी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर भारतीय बाजार पर, भारतीय महंगाई पर पड़ता है। मैं ये कहता हूं किसी चीज का असर भारतीय बाजार पे नहीं पड़ता, सिर्फ मोदी के जरूरत का असर पड़ता है भारतीय बाजार पे। अडानी अंबानी को पैसा चाहिए, कम हो गया तो बाजार में दाम बढ़ जाएगा। कुछ इधर उधर करना है, कुछ अंडरग्राउंड करना है, कुछ गोलमाल करना है तो बाजार में दाम बढ़ जाएगा। मोदी जी जो चाहेंगे वो होगा बाजार में, और वो आपने ये साबित कर दिया। जो मैं कह रहा हूं ये आपने ही साबित कर दिया तेल के दाम से। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार दाम घटता और बढ़ता नहीं है, मोदी की जरूरत के अनुसार दाम घटता है और बढ़ता है। अब तो कौन सा ठीक था, मोदी के अनुसार दाम घटे और बढ़े, या वो ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार के अनुसार दाम बढ़े घटे वो ठीक है? हम तो वही चाहेंगे कि जो पूरी दुनिया में हो, हम पर असर पड़े, कोई बात नहीं है, लेकिन हम उसके साथ हों। अब मोदी चाहें तो बढ़े और मोदी चाहें तो घटे, तो मोदी चाहेंगे कब? सबसे बड़ा खतरा तो मोदी चाहेंगे जब अडानी को संपत्ति देनी है, अडानी को बेचना है तो बढ़ेगा। वो अडानी की जरूरत, अडानी अंबानी की जरूरत के अनुसार बाजार में भाव तय होंगे। कांग्रेस, फिर आपने एक बार, मतलब ऐसे ऐसी बातें कही है जिससे कि सीधा असर वहां पर हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव पर। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। मोदी जी, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मतलब ये सच क्या बोलूं, आप कांग्रेस के अलावा कुछ बोले नहीं। आप बोलना चाहिए था दूसरी बातें, देश की महंगाई पर, देश की बेरोजगारी पर, देश की भूखमरी पर, देश की समस्याओं पर। आप कांग्रेस पर बोल रहे थे, तो मैं बोल रहा हूं, आपका जवाब देते समय तो कोट करना ही पड़ेगा। तो टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर कांग्रेस नहीं, आप बन चुके हो। मॉब लिंचिंग कौन कर रहा है? देश के टुकड़े टुकड़े कौन कर रहा है? अभी कर्नाटका में आपकी पार्टी ने और काली टोपी हाफ पैंट वालों ने और आपके लोगों ने हिजाब पर अब बैन लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं अब हिजाब पहनकर महिलाएं हिजाब ना पहने। अब उनसे मैंने कल बताया था कि उनसे पूछो क्यों, क्या चाहते हैं? वो पूरे देश को सन्नी लियोनी बनाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? या सब कुछ हाफ पैंट और काली टोपी लगवाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जो आपका गैंग तय करेगा वही लोग पहनेंगे, वही खाएंगे। क्या यही न्याय है? क्या यही जस्टिस है? तो आप तो ऐसे हो। तो टुकड़े टुकड़े गैंग तो आप हो, टुकड़े टुकड़े गैंग तो आपका काली टोपी है, टुकड़े टुकड़े गैंग तो आपका लाल रुमाल है। सच तो यह है, आपने बना दिया, पहले तो नहीं था।
मैंने कहा कि आप अपनी चालों के चलते अपने आप को बनाए रखने के लिए आपने भगवा को भी कलंकित करवा दिया, भगवा को भी दलाल बना दिया। कुछ लालची भगवाधारियों ने देश के भगवा को ही कलंकित किया। क्या करेंगे? कोरोना काल में जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, आपने कहा मतलब आप है उनको आप दंडित कर रहे हो। पीएम केयर फंड की चर्चा, उसका खर्च भी नहीं हुआ, अब उसको खर्च भी नहीं किया। मतलब आपको किसी के हित से कोई मतलब नहीं रह गया है। आप देश के लिए काम करते ही नहीं हो, आम आदमी के लिए तो सोचते ही नहीं हो। आगे चर्चा करेंगे। हिजाब विवाद, मतलब आपको बताया ही, आपने कहा वैक्सीन लगवाएंगे तो प्रेरित होंगे। आपके हर बात में षड्यंत्र जब लगता है तो कोई कैसे भरोसा करेगा नरेंद्र मोदी जी आप पर? डेमोक्रेसी आपकी मेहरबानी से नहीं, डेमोक्रेसी को खतरा परिवारवाद से है। नहीं नरेंद्र मोदी जी, डेमोक्रेसी को खतरा ना तो आपने कहा कांग्रेस के लिए, डेमोक्रेसी को खतरा ना परिवारवाद से है, ना तो डेमोक्रेसी को खतरा कांग्रेस से है, ना तो डेमोक्रेसी को खतरा किसी और से है। अगर डेमोक्रेसी को खतरा है तो पूंजीवाद से। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, इट्स ए लिटरेचर। आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, आपको नहीं मालूम।